टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जो हमने करने हैं दे आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स हैं ये। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी इनसाइड द सॉलिड। तो इम्प्योरिटीज जो हैं, इम्प्योर एटम्स या इम्प्योरिटीज जो हैं, दे कैन बी प्रेजेंट इन टू वेज। या तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपनी लैटिस साइड से निकाल के वहां पे अपने आप बैठ गए होंगे। ऐसे अगर सॉलिड्स हैं दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। और या तो इम्प्योर एटम्स जो हैं दे कैन बी प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट्स, जो खाली साइट्स हैं, वॉइड्स हैं, वहां पे भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अगर इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट्स, तो जिस तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस बनेंगे दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो देखिए इम्प्योरिटीज मैंने बताया दो तरह से प्रेजेंट हो सकती हैं, या तो इंटरस्टिशियल साइट्स पे जो खाली स्पेसेस हैं, वॉइड्स हैं, वहां पे प्रेजेंट हो सकती हैं इम्प्योरिटीज। और अगर इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट होंगी तो टाइप ऑफ सॉलिड्स जो ऑब्टेन होंगे दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। या फिर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं एट द लैटिस पॉइंट्स, जहां पे होस्ट एटम्स होने चाहिए थे वहां पे कुछ साइट्स पे फॉरेन एटम्स, इम्प्योर एटम्स प्रेजेंट होंगे, और वैसा जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा दैट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जो हैं कोवलेंट सॉलिड्स में अगर इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करनी हो तो कैसे इंट्रोड्यूस होंगी वो देख लें पहले। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज in covalent solids। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का केस लेंगे विच आर सेमीकंडक्टर्स। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन में हर एक सिलिकॉन एटम जैसे है तो दैट इज सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम्स, और सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो इस तरह से अरेंजमेंट होनी है। तो ऐसे करके सारी डायरेक्शंस में होगा, मैं जस्ट एक यूनिट बता रहा हूं कि कैसे अरेंजमेंट है। तो 4 तो थे इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स और एक इस सिलिकॉन का यहां से शेयरिंग हुई है, यहां से शेयरिंग हुई है, ये शेयरिंग हुई है, ये शेयरिंग हुई है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ग्रुप 13 की इंप्योरिटीज से डोपिंग करवा दो, इसकी 13th ग्रुप के कोई एलिमेंट की आप डोपिंग करवा दो, मतलब इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करवा दो। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए एक साइड पे, तो मैंने कहा ये आगे भी ऐसे चलता जाएगा आगे तक। तो आगे कंटिन्यूस मैनर में ये चलता जाएगा, इस साइड को भी होंगे। तो मैं कह रहा हूं अगर डोपिंग करवाई जाए 13th ग्रुप एलिमेंट की, जैसे एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और एल्यूमिनियम किसी साइड पे आके बैठ जाता है, तो क्या हो सकता है। देखिए एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, 3 तरफ तो उसने शेयरिंग करवा दी, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए सिलिकॉन एटम्स के साथ। लेकिन यहां पे क्योंकि एल्यूमिनियम के पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, दे हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो चौथी साइड ये वाली एक खाली साइड बच जाएगी यहां पे, एंड दिस इज कॉल्ड अ होल। दिस इज कॉल्ड अ होल। होल्स भी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे ऑल्सो इम्पार्ट कंडक्टिविटी टू द सॉलिड्स। और होल्स की वजह से जो ये सेमीकंडक्टर बन रहा है दैट इज कॉल्ड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर इंट्रोड्यूस करवाई जाए इंप्योरिटी ऑफ 15th ग्रुप, जैसे आर्सेनिक डाल दिया जाए,
तो आर्सेनिक के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 की तो शेयरिंग होगी, ऐसे सारी तरफ जो सिलिकॉन एटम्स हैं उनके साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा आर्सेनिक के पास। तो ऐसे करके कई जगह पे आर्सेनिक की डोपिंग होगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस कर दिए जाएंगे, कुछ एटम्स जो हैं दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय दी आर्सेनिक एटम्स। और ये है 15th ग्रुप फैमिली का आर्सेनिक। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, दोज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें देखिए दो तरह के हमने जो सेमीकंडक्टर्स डिस्कस किए ये वाले, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप कैसे बन रहे हैं, जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में उसके लैटिस में एन टाइप में आप 15th ग्रुप की इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जैसे फॉस्फोरस या आर्सेनिक डाल दिया जाए, तो आर्सेनिक के पास, जैसे मैंने केस लिया आर्सेनिक का, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 की शेयरिंग हो जाएगी साथ वाले सिलिकॉन्स के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, and that will be responsible for imparting conductivity to this semiconductor. And this type of semiconductor जिसमें electrons are responsible for the conductance are called n type semiconductors. Whereas दूसरा केस मैंने लिया कि 13th ग्रुप की इंप्योरिटी डाल दी जाए, जैसे एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, एल्यूमिनियम से डोपिंग करवा दी जाए, तो एल्यूमिनियम के पास हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 साइड तो सिलिकॉन के साथ, 3 सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम जो है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, चौथी साइड खाली रह जाएगी और वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। होल्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, होल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे कंडक्टर जिसमें होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग कंडक्टिविटी आर कॉल्ड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये था कि कैसे इंप्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है इन कोवलेंट सॉलिड्स। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्योरिटीज इन आयनिक सॉलिड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्योरिटीज इन आयनिक सॉलिड्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं NaCl का। NaCl को मोल्टन फॉर्म में लिया जाए और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 डाल दिया जाए, तो उसके बाद जब रिक्रिस्टलाइजेशन होगी, क्रिस्टल्स बनेंगे, तो कुछ इस तरह से होगा। मैंने कहा NaCl है, मोल्टन फॉर्म में लिया, फिर जब उसके क्रिस्टल्स बनेंगे ठंडा होने पे, तो Sr2 पॉजिटिव की इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। और कैसे होंगी देखिए, नॉर्मल अगर होना था प्योर फॉर्म में तो ऐसे होना था, एक Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये तो बिल्कुल प्योर है। लेकिन जब SrCl2 डाला जाएगा और रिक्रिस्टलाइजेशन होगी, तो होगा क्या कि 2 Na पॉजिटिव की जगह एक Sr2 पॉजिटिव आ जाएगा। Na पॉजिटिव की जगह पे अगर एक Sr2 पॉजिटिव आया तो एक और Na पॉजिटिव निकलेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड। तो इस केस में दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्योरिटीज इन द आयनिक सॉलिड्स। NaCl लिया मोल्टन फॉर्म में, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 डाला, SrCl2 में Sr इज इन पॉजिटिव 2 स्टेट, 2 Na पॉजिटिव निकल जाएंगे, एक साइड पे Sr2 पॉजिटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा लैटिस साइड पे। दिस टाइप ऑफ इंप्योरिटी जो है, दिस इज द इंप्योरिटी इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। सो वी हैव डिस्कस द इंप्योरिटीज। 3 तरह की हमने पॉइंट डिफेक्ट्स डिस्कस किए हैं। 3 तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स थे, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। और उससे पहले वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंप्योरिटीज, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, फ्रेंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, दोज डिफेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्रेंकल में इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाते हैं कैटाइंस, लेकिन शॉर्टकिट इफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कैसे आप सॉलिड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। There are three types of solids based on the electrical properties, that is conductors. First are conductors, second are insulators, and third are semiconductors. तो देखिए कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स दो टाइप के हैं, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें एक चीज जरूरी है कि मेटालिक कंडक्टेंस जो है दैट डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि मेटल्स का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है, मेटल्स का लॉरेंट्ज फ्री मॉडल पता है आपको कि दीज आर दी कर्नल्स, मेटल्स का स्ट्रक्चर, and electrons are free to move. electrons are free to move, लेकिन ये kernels जो हैं they are fixed at their lattice sites. जब टेम्परेचर राइज कराओगे मेटल्स का, कर्नल्स क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इनकी वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। और जब वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी जैसे कि जब इसने लो टेम्परेचर पे होना था और वाइब्रेशंस नहीं होनी थी इन कर्नल्स की। तो दैट मीन जब टेम्परेचर रेज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस मिल रही है, देयर इज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड। क्यों है हिंड्रेंस, क्यों रुकावट हो रही है, बिकॉज कर्नल्स वाइब्रेट कर रहे हैं एट द हायर टेम्परेचर। देयरफॉर जो मेटालिक कंडक्टेंस है दैट डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, whereas electrolytic conductance that increases with the rise in temperature। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लीजिए आप CH3COOH, एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, जब आप उसका टेम्परेचर रेज करोगे तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा विद द राइज इन टेम्परेचर। जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर, मूवमेंट, मोबिलिटी ऑफ आयंस विल ऑल्सो इंक्रीज। मोबिलिटी जब इंक्रीज होगी दैट मीन्स आयंस की जो स्पीड है इधर उधर मूव करने की दैट विल इंक्रीज। जब मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। Therefore, electrolytic conductance increases with the rise in temperature, whereas metallic conductance decreases with the rise in temperature. Next है insulators. Insulators ऐसे solids which do not allow the electricity to flow through them. Electricity जिनमें से flow नहीं कर सकती है, they are insulators. Rubber, wood, they are all insulators. Next is semiconductors. सेमीकंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट टाइप आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की मैं कह रहा हूं दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की होती। जैसे प्योर सिलिकॉन है, उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो होगी एट 0 केल्विन।
मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है 0 केल्विन पे दे विल बिहेव एज एब्सोल्यूट इंसुलेटर्स, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी 0 केल्विन पे। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने नॉर्मल लोअर एनर्जी स्टेट से उठ के हायर एनर्जी स्टेट्स पे चले जाएंगे। देयर विल बी थर्मल रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स का हायर एनर्जी स्टेट पे जाने को क्या बोला जाता है? थर्मल रिमूवर। और होगा कब ये थर्मल रिमूवल? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उस पर्टिकुलर सॉलिड का। तो एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते जा रहे हैं। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट्स पे थे तो वो बाउंडेड थे विद द न्यूक्लियाई, लेकिन जब टेम्परेचर रेज किया, लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर हायर एनर्जी स्टेट पे। हायर एनर्जी स्टेट्स पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो उनकी मूवमेंट हो जाएगी। और जब मूवमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो सिलिकॉन जो है दैट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें की इंप्योरिटीज की डोपिंग की गई हो। जैसे मैंने अभी बताया आपको एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप में क्या किया होता है? जर्मेनियम सिलिकॉन में आपने 15th ग्रुप वाले एलिमेंट की किसी की डोपिंग करवा दी होती है। 15th ग्रुप जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। आर्सेनिक डाल दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब मूवमेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, और ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग द कंडक्टिविटी आर कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दूसरे मैंने बताया पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें कि जर्मेनियम सिलिकॉन में आप 13th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करवा दो। 13th ग्रुप जैसे एल्यूमिनियम की डोपिंग करवा दो। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए वैसे सिलिकॉन्स के साथ, लेकिन 3 तरफ बॉन्ड बनेंगे, चौथी साइड खाली रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ होल। और होल्स भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग कंडक्टिविटी आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन और पी टाइप दोनों कैसे बने? इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस करवाने पे। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस करवाई हो, चाहे 15th ग्रुप की चाहे 13th ग्रुप की, आर कॉल्ड एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। दे कम अंडर एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक आर प्योर, एक्सट्रिंसिक आर impure. So these are classifications of solids on the basis of electrical properties. Next classification जो है that is based on magnetic properties. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड्स को कई तरह के सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। पर सबसे पहले आप देखिए कि जो सब्सटेंस है कोई भी, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके स्पिन मोशन भी होता है, ऑर्बिटल मोशन भी होता है। स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड होगी। दैट मीन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों की वजह से, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे। देयर विल बी अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सब्सटेंसेस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स सब्सटेंसेस के पास जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं उसके पास। दैट मीन्स हर एक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, हर एक सब्सटेंस के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड। और हर एक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब डाली जाती है, उस पर बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड डाली जाती है, तो हर एक सब्सटेंस अलग तरह से बिहेव करता है। और किस तरह से कौन सा सब्सटेंस बिहेव करेगा उसके बेसिस पे सब्सटेंसेस को कई टाइप्स में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, कई टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइप जो है दे आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिनकी रिपल्शन हो, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड डाली जाए तो अगर रिपेल करें कोई सब्सटेंसेस तो उनको कहा जाता है दे आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड, there will not be any electron which will be unpaired. Second type है paramagnetic substances। तो paramagnetic substances ऐसे substances होते हैं which are attracted by the external magnetic field। तो अगर अट्रैक्शन हो, कोई सब्सटेंस है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड डाली जाए उसमें अट्रैक्शन आए टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो हाईली पैरामैग्नेटिक, अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इट विल बी वीकली पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस which are attracted by the external magnetic field are called paramagnetic substances। next type of substances जो हैं they are ferromagnetic substances। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कि मैग्नेटिज्म मेंटेन्ड रहता है इवन इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही है अगर वो रिमूव भी कर दी जाए तब भी ये वाले सब्सटेंसेस परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रहेंगे। होता क्यों है ऐसा? बिकॉज देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स, उनकी एक स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट हो जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट्स की, एंड इट विल रिमेन मैग्नेटाइज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंसेस which are permanently magnetized even in the absence of external magnetic field are called ferromagnetic substances। next type जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें कि जो मैग्नेटिज्म था वो तो एक्सपेक्टेड था बहुत हाईली मैग्नेटिक होने चाहिए, पैरामैग्नेटिज्म जो है हाईली मैग्नेटिक होने चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस हैं ये एंटी फेरो, बिकॉज इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन केस में ऐसा है कि नेट डायपोल मूवमेंट जो है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है दैट विल बी जीरो। क्यों है ऐसा? बिकॉज इसमें अगर एक मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर को है ऐसे को, एक की नीचे को होगी, एक की ऊपर को, एक की नीचे को, एक की ऊपर को, एक की नीचे को, तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन दिस केस विल बी जीरो। अदरवाइज अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक्सपेक्टेड ये था कि दे शुड बी हाईली पैरामैग्नेटिक, इनमें मैग्नेटिज्म होना चाहिए था, बट ड्यू टू इनकी अलाइनमेंट ऐसी है कि एक ऊपर को है एक नीचे को मैग्नेटिक मूवमेंट, एक ऊपर को है नीचे को, तो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन दिस केस इज जीरो। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो दे आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड लास्ट टाइप आर फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो बेस्ड ऑन दी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ये वाले भी ऐसे एक्सपेक्टेड था कि हाईली पैरामैग्नेटिक होने चाहिए, लेकिन होते नहीं हैं, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा होगा कि दो मैग्नेटिक मूवमेंट्स अगर ऊपर को हैं या तीन ऊपर को हैं तो एक नीचे को भी होगा, आगे तीन ऊपर को हैं तो एक नीचे को भी होगा, तो कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो दीज आर दी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसमें कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऊपर को हैं लेकिन कुछ नीचे को भी होंगे, कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन टोटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर टोटली पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आता है,
वैसे वाले सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन अगर कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड्स। थर्ड हमने करना है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्ड इज डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इंसुलेटर्स जो हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट नहीं करते? बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। तो अगर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को या एटम कंसिडर किया जाए, तो ऐसे करके बीच में न्यूक्लियस होगा और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर का केस ले रहा हूं मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तब क्या होगा? तो पोलैरिटी आ जाएगी, इसमें डायपोल क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दिस विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा ये। तो ये पोलराइज हो जाएगा और ड्यू टू पोलराइजेशन डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे। तो कुछ सब्सटेंसेस जो हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो तब भी दे बिहेव एज पोलर, उनमें पोलराइजेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तब पोलर हो जाते हैं। ये जो पोलर क्रिस्टल्स हैं इनका कैसा बिहेवियर होता है, किस तरह से ये बिहेव कर सकते हैं पोलर क्रिस्टल्स, ऑन दैट बेसिस हम सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हमने देखना है कि पोलर क्रिस्टल्स कैसे बिहेव कर सकते हैं, कितनी तरह के क्रिस्टल्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिक डायपोल्स। तो फर्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स और पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मींस पोलर क्रिस्टल्स। जब पोलर क्रिस्टल्स को या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को स्ट्रेस दिया जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने कहा कि अगर पोलर क्रिस्टल्स को आप मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करोगे देन they produce electricity, and that type of electricity is called piezoelectricity. और other way around it is also correct कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए पोलर क्रिस्टल्स में then they produce mechanical stress. तो फर्स्ट टाइप थी पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पोलर क्रिस्टल्स या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को जब मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाता है they produce electricity which is called piezoelectricity. सेकेंड है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो पायरो मींस हीट। जब पोलर क्रिस्टल्स को हीट करते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन देम। तो जब हीट करेंगे पोलर क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन देम विच इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि पोलैरिटी होती है, पोलराइजेशन होती है उनमें, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी लग रही हो तब भी कई क्रिस्टल जो हैं, कई सॉलिड्स जो हैं, दे हैव पोल्स, दे आर डाइपोलर। और ऐसे क्रिस्टल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, देन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो रही है, ड्यूरिंग दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड
विच इज कॉल्ड फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने कहा फेरो इलेक्ट्रिसिटी में कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें पोल्स ऑलरेडी होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी लगाई गई हो बाहर वाली, परमानेंटली पोलर होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं कई। और ऐसे सॉलिड्स को, पोलर क्रिस्टल्स को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, देन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो चेंज हो जाती है, और ड्यूरिंग दैट मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड फेरो इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट इज एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स होंगे दे पॉइंट अप एंड डाउन ऑल्टरनेटली। तो ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे सॉलिड जिसमें डायपोल जो हैं दे पॉइंट अप एंड डाउन ऑल्टरनेटली, दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होना चाहिए दैट विल बी जीरो इन देम, but the electricity possessed by antiferroelectric crystals is called antiferroelectricity। तो एंटीफेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मैंने क्या बताया आपको, एंटीफेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि ऑल्दो डायपोल्स तो होंगे मॉलिक्यूल में, लेकिन जो डायपोल्स की मूवमेंट होगी, एक की अगर एक साइड को ऊपर को है, दूसरे के नीचे को, एक की ऊपर को, एक की नीचे को, तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। एंड द इलेक्ट्रिसिटी पोजेस्ड बाय एंटीफेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एंटीफेरोइलेक्ट्रिसिटी। So this was the classification based on the dielectric properties। तीन तरह से हमने क्लासिफाई किया सॉलिड्स को। First was based on the electric properties, second on the basis of magnetic properties, third on the basis of dielectric properties। अब हमने एक और डिस्कस करना है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स जो हैं दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल जीरो, नील रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमरलिंग ओम्स इन 1913। उसने मरकरी में सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की थी। मरकरी जो है दैट बिहेव्स एज अ सुपर कंडक्टर एट 4 केल्विन। और ज्यादातर जो मेटल्स हैं दे आल्सो बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स पे, 2 से लेके 5 केल्विन पे। तो आजकल अटेम्प्ट्स की जा रही हैं कि सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स जो हैं, ऐसे सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर किए जाएं जो रूम टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड करें टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ नायोबियम के एलॉयज हैं विच कैन बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स अप टू द टेम्परेचर ऑफ 23 केल्विन। कुछ ऑक्साइड्स भी हैं which can behave as superconductors up to the temperature of 125 Kelvin। पर अगर ऐसा हो गया कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर हो जाती है, तो इट विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ पावर ट्रांसमिशन ऑल्सो, इट विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन, इट विल बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दिस वॉज सॉलिड स्टेट। इसके बाद हम करेंगे असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी Cl नेगेटिव आयंस आर देयर अराउंड Na पॉजिटिव आयन इन NaCl क्रिस्टल। तो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बना के बताया हुआ है कि हर एक Na पॉजिटिव के अराउंड 6 Cl नेगेटिव होते हैं और हर एक Cl नेगेटिव के अराउंड 6 Na पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो आंसर विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज the 8:8 type of packing is present in। तो 8:8 कोऑर्डिनेशन किस में था, सीजियम क्लोराइड में। ये भी स्ट्रक्चर आपको करवाया गया है। सीजियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव की क्यूबिक क्लोज पैकिंग थी, सीसीपी पैकिंग थी सीजियम क्लोराइड की। एक बार देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें Cl नेगेटिव यहां पे प्रेजेंट थे सारे कॉर्नर्स पे,
these are Cl नेगेटिव आयंस, और बॉडी के सेंटर पे सीजियम पॉजिटिव इज प्रेजेंट, ये है सीजियम पॉजिटिव, बाकी Cl नेगेटिव है। तो इसमें मैंने बताया है ऑलरेडी आपको कि इसके देखिए कितने, इसको Cl नेगेटिव सराउंड कर रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली हर एक Cl नेगेटिव को 8 सीजियम पॉजिटिव सराउंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा सीजियम क्लोराइड में, 8:8 कोऑर्डिनेशन होगा। दैट मीन्स 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग किसमें प्रेजेंट है, सीजियम क्लोराइड में। तो सेकंड का आंसर जो है सी, सीजियम क्लोराइड। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड जो क्वेश्चन है, एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर्स, एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर्स। तो दो तरह के वॉइड्स आपको बताए गए हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड, 4 स्फीयर्स उसको सराउंड करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है डबल ट्रायंगुलर वॉइड है, उसको 6 स्फीयर्स सराउंड करते हैं। तो थर्ड का ए विल बी दी ऑप्शन 6। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम axial ratios are a not equal to b not equal to c and the axial angles are। तो ऑर्थोरोम्बिक का टेबल मैंने बताया था आपको। ऑर्थोरोम्बिक में याद कीजिए a is not equal to b is not equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90। तीनों जो एंगल्स होने हैं, एक्सियल एंगल्स जो होने हैं, तीनों के तीनों 90 होने हैं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। बी, फोर्थ का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ सॉलिड लैटिस द केटाइन हैज लेफ्ट द लैटिस साइट एंड इज लोकेटेड एट एन इंटरस्टिशियल पोजीशन, द लैटिस डिफेक्ट इज। हाँ जी, तो कौन सा डिफेक्ट होना चाहिए जिसमें इंटरस्टिशियल साइट्स पे आयंस आ जाते हैं, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फिफ्थ का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपको बताया गया है CaF2 का फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन इज, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या कोऑर्डिनेशन था, 8:4। दैट मीन्स एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव को 8 F नेगेटिव सराउंड करते हैं और एक F नेगेटिव को 4 Ca2 पॉजिटिव सराउंड करते हैं। तो 8:4 कोऑर्डिनेशन था फ्लोराइड का, आपको याद रखना है। अब इसने पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव क्या होगा, 8, इट विल बी 8, क्योंकि एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव को 8 F नेगेटिव सराउंड करेंगे। तो सिक्स्थ का C 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन, ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल विद अ लिटल ऑफ इंडियम। तो पहली बात इंडियम पता होना चाहिए कि इंडियम जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, इट इज 13th ग्रुप एलिमेंट। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो दिस इज इंडियम। इंडियम 13th ग्रुप का है। तो 13th ग्रुप वाला एलिमेंट जब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जब उसकी डोपिंग करवाई जाएगी, 13th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट को जब डाला जाएगा इन जर्मेनियम, तो एक जगह खाली रह जाएगी, दैट इज नोन एज होल। और वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग द कंडक्टिविटी आर कॉल्ड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेवंथ का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, देखिए एट्थ क्वेश्चन। KF, NaF, we have cesium fluoride, rubidium fluoride, सारों में F नेगेटिव और सेम। कौन से ग्रुप की बात है ये, एल्किली मेटल्स की बात हो रही है, फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो केटाइन का साइज भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक Na है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप इनके केटाइन्स का साइज जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा।
जितना छोटा कैटाइन और उस साइड F नेगेटिव है साथ में, यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा, जितने ये दोनों छोटे हैं ये, तो इसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस कम है। इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर कम है इन दोनों में, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और लैटिस एनर्जी भी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैटाइन है, एनाइन सारों में सेम है, स्मॉलर द कैटाइन लैटिस एनर्जी इस केस में हाई होगी। So NaF will have the highest lattice energy. Next question, ninth question. Potassium crystallizes in BCC lattice, hence the coordination number of potassium in potassium metal is. तो पोटाशियम की BCC अरेंजमेंट गिवन है, फिर पूछा गया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ए ऑप्शन इज 0, बी इज 4, सी इज 6, डी इज 8। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में अगर बीच में एक एटम है, उसको कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, कितने स्फीयर से सराउंड करेंगे, 8 स्फीयर से सराउंड करेंगे। जैसे सीजियम पॉजिटिव था अभी हमने किया, सीजियम पॉजिटिव बीच में है बॉडी के सेंटर में, उसको कितने एफ नेगेटिव सराउंड कर रहे थे, 8 जो कॉर्नर्स पे एटम है वो सराउंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पोटाशियम की अगर बीसीसी अरेंजमेंट है, तो एक पोटाशियम जो होगा दैट विल बी एट द सेंटर क्यूबिक के, क्यूब के, और 8 जो पोटाशियम मेटल्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, 8। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, ए मैच बॉक्स एग्जिबिट्स। तो मैच बॉक्स में सारे के सारे एंगल्स कौन से हैं, 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। जितनी भी लेंथ्स हैं, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है। इसमें देखिए A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। मैच बॉक्स में A जो है, एक लेंथ जो है ब्रेड्थ के और हाइट के, ये तीनों इक्वल नहीं होते, दैट मींस A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। वेयर एज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ईच 90। तो कौन सा सिस्टम है ये, ऑर्थोरोम्बिक। सो इट विल बी D, 10th का D इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, in the laboratory sodium chloride is made by burning sodium in the atmosphere of chlorine. The salt obtained is yellow in color, the cause of yellow color is। तो इसमें आपको बताया गया है, ये F सेंटर्स के बारे में बताया था, एनायनिक वैकेंसीज के बारे में आपको बताया गया है टेक्स्ट में। एनायनिक वैकेंसी जैसे NaCl में क्रिएट होती हैं, Cl नेगेटिव अपनी साइड से गायब होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन इंपार्टिंग द कलर टू द लैटिस। तो इट विल बी ड्यू टू F सेंटर्स, या फिर इट विल बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लैटिस, इन द क्रिस्टल लैटिस। सो 11th का C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, a metallic crystal crystallizes into a lattice containing a sequence of layers AB, AB, AB type of packing दी है। Any packing of spheres leaves out voids in the lattice. What percentage of volume of this lattice is empty space? Empty की बात हो रही है, efficiency की बात नहीं हो रही है। AB, AB type of packing कौन सी है, it is hexagonal close packing। तो मैंने आपको बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP हो चाहे CCP हो, दोनों की एफिशिएंसी है 74%। 74% एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि 74% स्पेस जो है दैट इज ऑक्यूपाइड, बाकी जो बच गई है दैट इज एम्प्टी। तो एम्प्टी कितनी रह जाएगी इसमें, 26%। अब इसने क्योंकि एम्प्टी के बारे में पूछा है, तो ये क्वेश्चंस आपने थोड़ा माइंड में रखते हुए करने हैं। इसने पूछा गया है, इसमें एम्प्टी स्पेस के बारे में पूछा है, ऑक्यूपाइड के बारे में नहीं पूछा है, तो 26% विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन, ए सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर in which W atoms are located at the corners of the cubic lattice, O atoms at the center of the edges, and Na atoms at the center of the cube. The formula of the compound is। तो ऐसे क्वेश्चन में you have to calculate number of atoms। एक यूनिट सेल में कितने नंबर आएंगे, 13th क्वेश्चन है ये। इसने कहा W एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं क्यूब के,
तो कॉर्नर्स पे कितनी कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स द पर्टिकुलर यूनिट सेल? कॉर्नर्स वाले एटम्स की क्या कंट्रीब्यूशन होती है? 1/8। तो नंबर ऑफ डब्ल्यू कितने आ जाएंगे? 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होंगे, W इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। और क्या बोला इसने? ओ एटम्स एट द सेंटर्स ऑफ द एजेस। तो एज के सेंटर्स वालों की क्या कंट्रीब्यूशन होती है? एज के सेंटर वाले देखिए आप, ये एज का सेंटर है, यहां पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है, ये वाला एटम कितने यूनिट सेल्स इसको शेयर करेंगे? एक तो ये साइड वाला ऐसे को होगा एक यूनिट सेल, एक तो ये शेयर कर रहा है, ऐसे एक ऊपर को होगा यूनिट सेल। तो इस एज सेंटर की बात हो रही है। इस एज के सेंटर पे जो भी एटम है उसको कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं? एक ये अपने आप, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो एज के सेंटर्स वाले की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स द पर्टिकुलर यूनिट सेल? 1/4। अब इसने बोला कि ओ एटम्स आर एट द सेंटर्स ऑफ द एजेस। तो कितनी एजेस है? पहली बात, आप अपना रूम कंसिडर कीजिए जहां पे आप बैठे हैं। लेट दैट रूम बी अ क्यूबिकल टाइप ऑफ रूम। आप ये मानिए सारे के सारे उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है। तो कितनी एजेस होती है एक रूम में? एक नीचे, इस साइड को, उस साइड को, पीछे 4 नीचे होगी, 4 ऊपर होगी है, और 4 ऐसे को एजेस हैं। तो टोटल मिला के कितनी एजेस हैं? 12 एजेस। तो कितने एटम्स होने चाहिए? ऑक्सीजन एटम 12 होने चाहिए, लेकिन एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है? एक की कंट्रीब्यूशन है 1/4। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3 ऑक्सीजन एटम्स आ गए 3। नेक्स्ट इसने कहा है कि सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। जो सेंटर में होगा, अगर एक सोडियम एटम सेंटर में है, वो पूरा का पूरा उसी क्यूब की साइड को कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1 कंट्रीब्यूशन होनी है। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? इट विल बी Na, सिंगल Na। कितने W आ रहे हैं? W सिंगल। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो इट विल बी NaWO3। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन 13th। ए सॉलिड हैज ए स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक लैटिस। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स। एक एटम की कितनी कंट्रीब्यूशन है? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। फिर कहा इसने ऑक्सीजन एटम्स आर एट द सेंटर्स ऑफ द एजेस। 12 एजेस हैं टोटल। जो एज पे एक एटम होगा या स्फीयर होगा, उसकी 1/4 कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड द पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट बोला इसने सोडियम है एक एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, दैट मीन एक सोडियम हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? NaWO3। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो 13th का B, NaWO3 is the correct option. Next is 14th question. The coordination number of a metal crystallizing in a hexagonal close packed structure is. तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर स्फीयर को कंसिडर करें तो कितने उसको स्फीयर्स टच कर रहे हैं वो कंसिडर करना होता है आपने, और जितने स्फीयर्स एक पर्टिकुलर स्फीयर को टच कर रहे हैं दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक लेयर में देखा जाए तो 6 स्फीयर्स टच करते हैं। इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 6 स्फीयर्स उसको टच कर रहे हैं। 3 ऊपर से टच करेंगे, 3 नीचे से टच करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स जो एक स्फीयर को टच करेंगे HCP अरेंजमेंट में दैट इज 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। सो 14th का A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, एंड 15th क्वेश्चन इज Which of the following has Frenkel defects? फ्रेंकल में क्या कहा था मैंने? फ्रेंकल डिफेक्ट्स ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिसमें कैटायंस, यूजुअली कैटायंस अपनी लैटिस साइड से उठ के इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए दैट विल बी स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, और जो एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, साइजेस के बीच में डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी हाई।
ऐसे कौन से वाले सॉलिड्स हैं जिसमें कि फ्रेंकल डिफेक्ट्स आते हैं? सिल्वर के हेलाइड्स। तो इसमें हमने सिल्वर के हेलाइड देखना है। सिल्वर का हेलाइड कौन सा है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिल्वर ब्रोमाइड विल शो फ्रेंकल डिफेक्ट। तो 15th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। In a solid AB having the NaCl structure, A atoms occupy the corners of the cubic unit cell. If all the face-centered atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is. तो फेस सेंटर्स पे कौन से एटम्स होंगे जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है? ठीक है, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे क्या प्रेजेंट होता है? Cl नेगेटिव। आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है मैंने पहले। तो इसने कहा है कि एक एक्सिस के अलोंग जो फेस सेंटर्स पे एटम्स हैं उनको रिमूव करवा दिया गया। तो आप निकालिए पहली बार नंबर ऑफ ए एटम्स। दिस इज 16th क्वेश्चन। ये भी ए है, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। सारे कॉर्नर्स पे ए हैं। फेस सेंटर्स पे भी होने थे, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। ऊपर और नीचे नहीं बना रहा मैं, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए ये वाला एक्सिस है, उसके अलोंग जो एटम्स थे फेस के सेंटर्स पे, दे हैव बीन रिमूव्ड। तो ए को रिमूव कर दिया गया, दो ए को रिमूव कर दिया गया, एक ऊपर होना था, ये एक नीचे होना था। अब हम नंबर ऑफ ए एटम्स निकाल दें। ये डार्क सर्कल्स ए एटम्स की बात हो रही है। तो ए एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ए एटम्स, कॉर्नर्स पे 8, उनकी कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8। फेस सेंटर्स पे ओनली 4 है इसमें। फेस सेंटर पे होती कितनी कंट्रीब्यूशन है? 1/2। तो ये वाले कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं? 3। और अब याद कीजिए आप, NaCl में Cl कितने निकले थे? 4। और आपके Na पॉजिटिव कितने निकले थे? वो भी 4 थे। 4:4 कोऑर्डिनेशन था। तो इसमें जो कॉर्नर्स वाला और फेस के सेंटर्स वाला है, ए की बात जो कर रहा हूं, दैट इज एक्चुअली Cl। Cl का अगर एक फेस के अलोंग वाले निकाल दिए जाएं Cl एटम्स, या ए एटम्स बोल रहा है यहां पे वो, तो कितने ए एटम्स बचे? ओनली 3। बी एटम्स कितने होंगे? बी एटम्स कितने होंगे? बी एटम्स विल बी 4 ओनली। नंबर ऑफ बी एटम्स विल बी 4। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? A3B4। इट शुड बी A3B4। इसमें देखिए, इन अ सॉलिड AB हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, दोबारा से एक बार बोल रहा हूं मैं, ए एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो वैसे NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो कहा गया है AB का, लेकिन AB लिखा गया है। ए वाले कौन से एटम्स हैं? दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू Cl नेगेटिव, क्योंकि जब NaCl का स्ट्रक्चर किया था, आपको याद होगा किसकी CCP अरेंजमेंट थी? Cl नेगेटिव की। कौन से एटम्स कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट थे? Cl नेगेटिव एटम्स। लेकिन यहाँ पे अदर वे राउंड है, बोला AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर गया विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू NaCl, लेकिन कॉर्नर्स पे क्या चीज कही गई है? A। दीज आर एट द कॉर्नर्स। और फेस के सेंटर्स पे भी ए ही होने थे। एक एक्सिस के अलोंग ए को निकाल दिया गया, 2 ए निकाल दिए गए। तो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने बचे? 8 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/2। 6 इंटू 1/2 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि 2 रिमूव कर दिए गए हैं। दिस विल बी 3। और बी कितने होने चाहिए? दे विल बी 4 ओनली, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं की गई है। तो फॉर्मूला विल बी A3B4। सो 16th का डी A3B4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 17th question is, a crystal lattice with alternate positive and negative ions has radius ratio of 0.5 to 4. Its coordination number is। तो पहली बात, आप वो टेबल याद कीजिए जब रेडियस रेशियो मैंने बताए थे, और एक टेबल लिखवाया था, उसके आगे मैंने रेडियस रेशियो के आगे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखाया था। उसके बेस पे ये क्वेश्चन होना है। तो 17th क्वेश्चन, तो एक रेंज थी 0.414 से लेके
0.732 तक, और उसी रेंज में ये रेडियस रेशियो फॉल कर रहा है 0.524 जो है दैट विल फॉल इन दिस रेंज 0.414 से लेके 0.732 तक। ये कौन सी अरेंजमेंट थी? ऑक्टाहेड्रल। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 6। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6 होगा। 17th का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 6 विल बी द आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, the interionic distance for cesium chloride crystal will be, तो interionic distance means nearest neighbor distance, और cesium chloride का स्ट्रक्चर कौन सा था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। और बीसीसी के लिए इंटरआयनिक डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, आपको फॉर्मूला बताया गया है, दैट इज इक्वल टू √3a/2, वेयर a इज द एज लेंथ। तो पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए किस क्रिस्टल की बात हो रही है। सीजियम क्लोराइड की बात हो रही है अगर, तो सीजियम क्लोराइड की अरेंजमेंट कौन सी होती है? इट इज बीसीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और बीसीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? √3a/2। सो आंसर हैज टू बी सी, 18 का सी, √3a/2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, ए कंपाउंड कंटेन्स p and q elements. Atoms Q are in CCP arrangement while P occupy all the tetrahedral sites. Formula of the compound is, तो देखिए एक बारी 19th क्वेश्चन, कंपाउंड है कोई, उसमें P and Q एलिमेंट्स हैं, एटम्स Q जो हैं दे आर इन CCP अरेंजमेंट। CCP का मतलब हो गया सारे कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे क्या हैं? Q हैं। और while P occupy all the tetrahedral sites, जितनी भी टेट्राहेड्रल साइट्स हैं दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय p एटम्स। तो सबसे पहला काम 19th क्वेश्चन में आप ये कीजिए कि नंबर ऑफ q एलिमेंट्स, q एटम्स निकालिए। नंबर ऑफ q एटम्स कितने होने चाहिए? q सारे कॉर्नर्स पे हैं और फेस के सेंटर्स पे भी हैं। 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन कितनी? 1/8 प्लस फेस के सेंटर्स पे कितने फेसेस? हाउ मेनी फेसेस? 6 इंटू 1/2, दिस विल बी 1 + 3 दैट इज 4। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हो रही है। आपको बताया गया था एक फॉर्मूला कि n स्फीयर्स की अगर अरेंजमेंट है, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे n के लिए? 2n, डबल होते हैं टेट्राहेड्रल। तो अगर 4 स्फीयर्स की अरेंजमेंट है सीसीपी अरेंजमेंट, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आने चाहिए? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइट्स या टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एट। और इसने कहा कि ऑल द टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय p, तो नंबर ऑफ p एटम्स क्या हो जाएंगे? दिस विल बी 8, नंबर ऑफ p एटम्स आर 8। फॉर्मूला क्या बन रहा है? p8 q4, दिस कैन बी रिटन एज p4 q1। सो दिस हैज टू बी, दिस कैन बी रिटन एज 4 से डिवाइड कीजिए p2 q1, 4 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 1। सो p2 q विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस क्वेश्चन 19th क्वेश्चन में c हैज टू बी द आंसर, p2 q। एक बार फिर से देखिए, ये कंपाउंड है बोलता जिसमें p एंड q एलिमेंट्स हैं। एटम्स जो q हैं, q एटम्स जो हैं उनकी सीसीपी अरेंजमेंट है। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि नंबर ऑफ q एटम्स निकाले। 8 कॉर्नर्स पे q हैं, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस पे q होंगे, 6 इंटू 1/2, दैट मीन्स 4 q एटम्स आ गए। अब टेट्राहेड्रल साइट सारी की सारी ऑक्यूपाइड हैं बाय p एटम्स। तो Q एटम्स जो हैं वो 4 हैं, 4 स्फीयर्स की अरेंजमेंट है, 4 एटम्स की अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आने चाहिए? इससे डबल। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 8। 8 के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में p एटम्स बैठे हुए, तो p एटम्स कितने हो जाएंगे? 8। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p8 q4, और इट कैन बी रिटन एज p2 q। सो 19th का c, p2 q इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 20th question. A binary solid A positive B negative has a zinc blend structure with B negative ions occupying B negative ions constituting the lattice
and A positive ions occupying 25% tetrahedral holes. The formula of solid is, तो इसमें 25% टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड हैं और बी नेगेटिव की कौन सी अरेंजमेंट दी गई है, इट ही सेइंग बाइनरी सॉलिड है, उसका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड में बी नेगेटिव S2 नेगेटिव आयंस सीसीपी अरेंजमेंट होती है S2 नेगेटिव आयंस की, तो यहाँ बी नेगेटिव की सीसीपी अरेंजमेंट होगी, तो नंबर ऑफ बी नेगेटिव कितने आ जाएंगे, सेम जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्यू निकाला, सिमिलरली वहां पे नंबर ऑफ बी नेगेटिव आयंस आ जाएंगे आपके. दिस इज 20th question. Number of B negative ions will be equal to 4 आएगा, 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2, that will be 4. Next is ये बोल रहा है कि 25% टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड. पहली बार टेट्राहेड्रल होल्स निकालने कितने होने चाहिए, डबल होंगे इससे 8, इसका 25% क्या होगा 4, इसका 50% होता है, 4 का हाफ कर दीजिए 2, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो ऑक्यूपाइड हैं दे विल बी 2, और नंबर ऑफ ए पॉजिटिव आयंस कह सकते हो आप इज इक्वल टू 2. फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए कितने आ गए 2 और वो कितने आ गए 4, तो ए अगर 1 है तो दिस हैज टू बी 2, डबल है उसका, तो फॉर्मूला हैज टू बी AB2, इट हैज टू बी AB2. एक बार फिर से देखिए, बी नेगेटिव आयंस ने सीसीपी अरेंजमेंट है क्योंकि इसने कहा AB टाइप ऑफ सॉलिड है, AB टाइप ऑफ सॉलिड में वो सिमिलर है जिंक ब्लेंड के ZNS के, वहां पे जिंक ब्लेंड में ZNS में S2 नेगेटिव की सीसीपी अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे बी नेगेटिव की सीसीपी अरेंजमेंट होगी, तो बी नेगेटिव आयंस कितने आ जाएंगे 4, सीसीपी अरेंजमेंट में पता है आपको कॉर्नर्स पे होंगे और साथ में फेस के सेंटर्स पे होंगे, तो नंबर टोटल नंबर 4 आ गया. टेट्राहेड्रल होल्स कितने होने चाहिए 4 का डबल 8, उसमें से 25% कितना होगा 2, तो कितने ए पॉजिटिव होने चाहिए 2 ओनली, नंबर ऑफ ए पॉजिटिव आयंस आर इक्वल टू 2. फॉर्मूला क्या होगा A2B4 या फिर AB2, सो 20th का C इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन, एंड 21st क्वेश्चन इज the radius of Na positive is 95 picometer and that of Cl negative ion is 181 picometer, hence the coordination number of Na positive will be. तो ऐसे क्वेश्चंस में रेडियस रेशियो निकालिए, किस रेंज में फॉल करता है वो देखिए, इसमें रेडियस रेशियो निकालेंगे आप 21st में 95 अपॉन 181 और वो आ रहा है 0.52, और 0.52 किस में पड़ रहा है 0.414 से लेके 0.732 तक, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6. तो ऐसे क्वेश्चंस में रेडियस रेशियो निकालना है, वो किस रेंज में पड़ता है वो आपको टेबल मैंने बताया हुआ है, ये आ रहा है 0.52, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर हैज टू बी 6. नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन. द सेकंड ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज विद लैम्डा इक्वल टू 1.00 एंगस्ट्रॉम from a set of parallel planes in a metal occurs at an angle of 60 degree. The distance between the scattering planes in the crystal is. तो इसमें आपने D निकालना है, ब्रैग्स इक्वेशन होती है 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. D होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेन्स. तो दिस इज 22nd क्वेश्चन. 2D sin theta is equal to n lambda. This is the Bragg's equation. यहाँ पे D जो है this is the distance between the scattering planes. जो scatter कर रहे हैं planes हैं, lattice structure है, different planes होंगे, scattering ऊपर वाले plane से भी होगी, नीचे वाले plane से भी होगी, तो scattering planes जो है उनके बीच में जो distance है that is called D. n जो होता है that is the order. यहाँ पे second order बोल रहा है तो values डाल दें, अगर n is 2, lambda is also given that is equal to 1 angstrom to d sin of theta sin of 60. तो d निकालना है हमें यहाँ पे 2 into d sin 60 is root 3 by 2, this will be equal to 2, d will be equal to 2 by root 3 and this will be equal to 1.15 angstrom. 1.15 angstrom will be the answer. तो इसमें देखिए 2D sin theta is equal to n lambda, Bragg's equation, n is the order
ऑफ द डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर है इसमें, लैम्डा वेवलेंथ, थीटा इज द एंगल, और डी जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, जो स्कैटरिंग प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है, डी निकालना है आपने, बाकी वैल्यूज गिवन है इसमें, तो डी विल बी इक्वल टू 1.15 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, a binary solid A positive B negative has a rock salt structure if the edge length is 400 picometer, edge length क्या होती है A, वो given है आपको 400 picometer, and radius of the cation is also given 75 picometer, the radius of the anion is, आपको याद होगा NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में कि जो एज लेंथ होती है उसका जो हाफ होता है वो डिस्टेंस है बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। NaCl स्ट्रक्चर याद कीजिए, तो मैं ये बना रहा हूं, यहां पे Cl नेगेटिव था, यहां पे Cl नेगेटिव था, बीच में क्या था Na पॉजिटिव, दिस इज Na पॉजिटिव, ये एज लेंथ गिवन है आपको A, लेकिन आयंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, एज लेंथ का हाफ, एज लेंथ जो है A उसका जो हाफ होगा दैट विल बी इंटर आयनिक डिस्टेंस, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू A/2 इन केस ऑफ NaCl। अब इसमें इसने क्या क्या गिवन है, बाइनरी सॉलिड है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, एज लेंथ गिवन है आपको, A गिवन है 400 डिवाइड बाय 2, R पॉजिटिव गिवन है आपको 75 पिकोमीटर, R नेगेटिव आपको कैलकुलेट करना है, तो 75 प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू 200, R नेगेटिव विल बी इक्वल टू 125 पिकोमीटर। तो आपको स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए, NaCl में Cl नेगेटिव की CCP अरेंजमेंट होती है, Cl नेगेटिव सारे के सारे कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे होता है, मैं पूरा नहीं बनाया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ये Na पॉजिटिव एक बीच में होगा ऐसे करके, तो इतना जो पूरा है ये एज लेंथ है, एज लेंथ का हाफ जो होगा वो R पॉजिटिव और R नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस होगा, दैट मींस R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू A/2, ये फॉर्मूला डाला, R पॉजिटिव गिवन है आपको, R नेगेटिव इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर। 24th क्वेश्चन, पोटेशियम हैज a BCC structure with nearest neighbor distance D given है, atomic weight is also given 39, density कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा वैसे तो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए डेंसिटी निकालने के लिए आपको पहले A चाहिए, एज लेंथ चाहिए, तो 24th देखिए, A हमें पता नहीं है, इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस गिवन है और साथ में स्ट्रक्चर भी गिवन है कि BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में D क्या होता है, D इज इक्वल टू √3/2A, यहां से A निकालोगे आप, A विल बी 2D/√3 एंड दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यूज डाल दें अगर, 2 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज 4.52 डिवाइडेड बाय √3, दिस विल बी इक्वल टू 5.22 एंगस्ट्रॉम, इसको मैंने पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, दिस विल बी 522 पिकोमीटर। यहां तक तो आपने BCC अरेंजमेंट के हिसाब से A निकाल लिया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D पता था आपको, A हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 522 पिकोमीटर। नेक्स्ट आपने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, Z इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब into N naught, Avogadro number, into 10 raised to power minus 30. So this will be Z BCC में क्या आएगा, 2 M atomic mass is given 39 upon A cube 522 का क्यूब into Avogadro number 6.023 into 10 raised to power 23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ रही है 0.91 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, बट आंसर्स आर गिवन इन केजी पर मीटर क्यूब, तो इसको कन्वर्ट किया जाए अगर 0.91 ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आंसर आएगा डी ऑप्शन 908 केजी पर मीटर क्यूब।
सो 24th क्वेश्चन देखिए, बीसीसी अरेंजमेंट है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस गिवन है, डी गिवन है आपको, ए निकालना है आपने। बीसीसी अरेंजमेंट में डी इज इक्वल टू √3/2 ए विल बी इक्वल टू 2d बाई √3, 2 इंटू डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डाल दिया, √3 डाल दिया, आंसर आ रहा है 5.22 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट किया पिकोमीटर में, 522 पिकोमीटर। डेंसिटी इज Zm अपॉन ए क्यूब n नॉट इंटू 10⁻30। Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बीसीसी में 2 होंगे। 39 वैल्यूज डाली हैं, इट इज 0.91 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट किया इन केजी पर मीटर क्यूब एंड आंसर विल बी डी ऑप्शन 908 केजी पर मीटर क्यूब। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट में है आपके असाइनमेंट्स में, दैट इज द डेंसिटी ऑफ केबीआर इज 2.75 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 654 पिकोमीटर। एटॉमिक मास गिवन है के का 39, बीआर का एटॉमिक मास गिवन है 80, देन द सॉलिड इज, तो इसमें जेड निकालना है। जेड अगर पता चल जाए उससे आपको अरेंजमेंट पता चल जाएगी। 25th क्वेश्चन, रो इज इक्वल टू Zm अपॉन ए क्यूब इंटू n नॉट इंटू 10⁻⁻30। Z you have to calculate, डेंसिटी गिवन है, Z डेंसिटी कितनी गिवन है देखिए, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में 2.75। Z कैलकुलेट करना है, दिस इज द मास एंड दिस विल बी इक्वल टू, एड अप कर दीजिए 39 प्लस 80, 119 अपॉन ए क्या है यहाँ पे, एज लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 654, इसका क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻⁻30। यहां से आपने z निकालना है, z इज कमिंग आउट टू बी इन दिस केस 3.9, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 आ रहा है। वैल्यूज डाली है, मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यूज डाली है। z आई एम कैलकुलेटिंग, z इस केस में 3.9 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। और ऐसा केस जिसमें z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 हो, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। सो इट विल बी ए ऑप्शन, 25th का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो दिस वाज सॉलिड स्टेट।